प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप फ्रांस में सुन रहे थे। प्रधानमंत्री फ्रांस में, देश के लिए फख्र की बात है और देश में भी कुछ ऐसा हुआ कि देश आज गर्व से फूला नहीं समा रहा। गर्व की बात यह है कि चांद पर तिरंगा पहुंच गया। पीएम मोदी फ्रांस में और तिरंगा चांद पर। क्या बस्ती बस जाएगी चांद पर? पहली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह है फ्रांस की तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के बैस्टल परेड में शामिल हुए। यह बहुत सम्मान की बात है किसी भी मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष के लिए। प्रधानमंत्री स्पेशल गेस्ट थे इस परेड के दौरान। राष्ट्रपति मैक्रों को देख रहे हैं। यह तस्वीरें देखने के बाद देश उस गर्व की अनुभूति कर रहा था। अगली तस्वीर मैं दिखाऊंगा। पीएम फ्रांस में थे और दूसरी तस्वीर ये आप देख रहे हैं भारत में श्रीहरिकोटा सतीश धवन में देख रहे हैं आप। वहां चंद्रयान 3 लॉन्च किया जा रहा था। ये उसकी पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जब लॉन्चिंग की तैयारी हो गई थी। मैं आपको बताऊं ये पूरा जंगल का इलाका है। इसके सामने दर्शक दीर्घा थी, यहां से लॉन्च किया गया। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। इसको देखने के लिए कितने लोग पहुंचे थे ये देखिए, जरा भीड़ देखिए। ये जो आप हुजूम देख रहे हैं, इतने लोग देखने के लिए पहुंचे थे। यानी करोड़ों लोगों ने अपने टीवी पर देखा, लेकिन आंखों से देखने, ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने यह भीड़ थी वहां श्रीहरिकोटा पर। बाकायदा दर्शक दीर्घा वहां बनती है और लोग पहुंचते हैं और जो मैंने आपको दिखाया उसका दीदार करते हैं। अब आपको अगली तस्वीर दिखा रहा हूं। साइंटिस्ट बिल्कुल तैयार थे। ठीक 2:35 का वक्त साइंटिस्ट ने पूरी तैयारी कर ली थी। ये श्रीहरिकोटा में सतीश धवन सेंटर पर। अब मैं आपको लॉन्चिंग दिखाने जा रहा हूं और मुझे लगता है वो मैं आपको फुल स्क्रीन दिखाऊंगा। फुल स्क्रीन ये तस्वीर, ये आवाज आपको गर्व से भर देगी। लेकिन जो दर्शक देख रहे थे उन्हें सुनिए, वो काउंटडाउन काउंट कर रहे थे। 3, 2, 1 ये आप देख रहे हैं। फुल स्क्रीन प्ले कीजिए फिर से। ये आप देख रहे हैं 3, 2, 1 काउंट हुआ और उसके बाद सीधे लॉन्च हुआ, वो आपको नजर आ रहा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि सतीश धवन सेंटर के अंदर साइंटिस्ट क्या कर रहे थे। ये देख रहे हैं लॉन्च होने के फौरन बाद सब खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। फुल स्क्रीन लीजिए। ये मिशन लॉन्च के बाद दर्शक दीर्घा की तस्वीर देखिए। तालियां बज रही थी, तालियों की गड़गड़ाहट से दर्शक दीर्घा गूंज रही थी। ये पूरा इलाका गूंज रहा था। फुल स्क्रीन लीजिए जरा ये तस्वीर। लोग खड़े हो गए, सुनिए। Now the S-200s have been separated. ये तो लॉन्चिंग की तस्वीर मैंने आपको दिखा दी, लेकिन अब बात है वहां जाकर करेगा क्या चंद्रयान 3। तो मैं आपको बताता हूं। चांद देख रहे हैं आप, चांद का वो हिस्सा जो आज तक नहीं देखा गया। दुनिया के कई देशों ने चंद्रयान भेजा है, लेकिन वहां नहीं पहुंचा जहां भारत का चंद्रयान जाने वाला है, जहां सिर्फ अंधेरा रहता है, जहां रोशनी नहीं है। दुनिया का चंद्रयान इस जगह तक नहीं पहुंचा जहां भारत का चंद्रयान जाने वाला है। यह है भारत की ताकत। भारत ने जो चंद्रयान 3 भेजा है उसका मिशन क्या है, वो क्या करने वाला है, चांद के कौन से हिस्से में जाएगा जिसके बारे में दुनिया का कोई देश कुछ नहीं जानता है। कोई दुनिया का चंद्रयान वहां नहीं पहुंचा। चांद के उस हिस्से में भारत का चंद्रयान जाएगा। देखिए ये चांद निकल आया आपके सामने। अब आप देख रहे हैं ये भारत का वो रोवर है जो वहां पहुंचेगा। और ये जो आप ब्लैक हिस्सा देख रहे हैं, चांद का काला हिस्सा, इस काले हिस्से पर जाएगा जहां अंधेरा रहता है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के साथ भारत ने यह इतिहास रचा है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भारत के लिए बड़ी जीत होगी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, साउथ का हिस्सा चांद का, वहां पहुंचेगा भारत का चंद्रयान 3। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अमेरिका, चीन की भी नजर है, क्योंकि यह भी नहीं पहुंच पाया आज तक। चीन ने कुछ साल पहले यहां लैंडर उतारा था अपना, लेकिन यह चांद के दक्षिणी ध्रुव से दूर था। अमेरिका अगले साल दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्री भेजने वाला है। सोचिए, अमेरिका भी नहीं गया, अमेरिका अपने यात्री भेजेगा वहां। पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की तरह ही चांद का भी एक दक्षिणी ध्रुव है जो आप इस चांद पर देख रहे हैं। यह चांद का नमूना है। चांद के दक्षिणी ध्रुव के बारे में ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं है। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव
अंटार्कटिका है जो बेहद ठंडा है। चांद का दक्षिणी ध्रुव भी बेहद ठंडा है बताया जाता है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे भी हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव में कई जगह पर तापमान -248 डिग्री, -248 डिग्री। यहां कई इलाके अरबों साल से अंधेरे में डूबे हुए हैं। चांद के इस इलाके में कभी सूरज की रोशनी तक नहीं पड़ी और इस वजह से यहां से बेहद दिलचस्प जानकारी मिलने वाली है। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला यह दुनिया का पहला मिशन बन जाएगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और खनिज की भी तलाश की जाएगी। अगर यहां पानी और खनिज मिलता है तो यह बहुत बड़ी कामयाबी होगी भारत के लिए और दुनिया भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रही है। अमेरिका क्या कह रहा है भारत की इस कामयाबी पर? नासा जो अमेरिका का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कह रहा है? पीएम मोदी क्या कह रहे हैं सुनिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने इस कामयाबी के बाद फ्रांस से ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिख दिया है। यह हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान भरता है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा को सलाम करता हूं। अमेरिका देखिए क्या कह रहा है भारत की इस कामयाबी पर। चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर भारत को बहुत बहुत बधाई। हम चांद के पार हैं। अंतरिक्ष में इसरो की अविश्वसनीय उपलब्धियां, अमेरिका भी इसरो की बात कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष खोज के लिए रोमांचक समय है। अब और कोई नहीं, अमेरिका का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है नासा, वो क्या कह रहा है? चांद पर सुरक्षित लैंडिंग के लिए शुभकामनाएं भारत को दे रहा है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर इसरो को बहुत बहुत बधाई। मिशन से मिलने वाले वैज्ञानिक तथ्यों पर नजर रहेगी। यानी इस मिशन से जो भारत को हासिल होगा उस पर अमेरिका की नजर है, क्योंकि इस जगह तक चांद के कोई नहीं पहुंच पाया। अब सोचिए अमेरिका भी भारत की तरफ देख रहा है। भारत में लोग फख्र में, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के दिलों पर सांप लौट रहे हैं। सुनिए जरा पाकिस्तानियों को क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान आपको कब लगता है कि चांद पर जाएगा? वंस इन अ ब्लू मून। चंद्रयान 3 है वो डेफिनेटली लॉन्च हो जाएगा। जो उनका स्पेस क्राफ्ट है मून के ऊपर बिल्कुल स्मूथ लैंडिंग करने वाला है और हमें भी उनके लिए बेस्ट विशेष रखनी चाहिए क्योंकि हार्ड वर्क है। हमें भी चाहिए कि पाकिस्तान को भी तरक्की करनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी चांद पे जा पहुंचेगा। इंडिया जो है स्पेशली वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुका है। जहाँ तक मून की बात है, हमने चले उनका मजाक तो उड़ाया, लेकिन अल्टीमेटली वो एक दिन अपने टारगेट को अचीव करेगा ही करेगा। और इसीलिए बजाय इसके कि हम दूसरों का ह्यूमर बनाएं, हमें उस पर मेक फिक्स करें। हम लोगों को चाहिए कि अल्टीमेटली हम अपने अंदर भी तो देखें ना कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इंडिया का और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता। उनकी इकोनॉमी जस्ट हमें किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि जी जंग हो गई, फलां हो गया, ये हो गया। अब अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें तो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। आप चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो? तो चाहते हैं बेहतर हो, कश्मीर के साथ भी हो रिलेशन बेहतर, बल्कि पीस आए कश्मीर उनको दे दें। अच्छा, बेहतर क्या वजह है इसकी? क्या वजह? यहाँ पे वही बुरा हाल हो जा रहा है पाकिस्तान का। ऐसा ही बिल्कुल, और कामयाब होना चाहिए। देखिए वो मेहनत कर रही है, उनको मेहनत का फल मिलना चाहिए। हमारे पास तो खाने के लिए पैसा नहीं है, ये कैसे सोलर अब लगाएंगे? इंडिया जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक में है। अब आइए आपको बताते हैं क्यों दुनिया भारत के चंद्रयान 3 की बात कर रही है। बात इसलिए कर रही है, ये पिक्चर बहुत से लोगों ने देखी। ये आदि पुरुष का सीन आप देख रहे हैं। ये आदि पुरुष फिल्म जितने पैसों में बनी है, इससे कहीं कम पैसे में चंद्रयान बन गया है। सोचिए भारत का मिशन मून इतने कम पैसों में बना है कि बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्में उससे ज्यादा में बनती हैं। बॉलीवुड हॉलीवुड क्या परेशान होगा, बड़े बड़े मुल्क परेशान हैं कि भारत के इसरो के पास इतनी ताकत है, इतनी काबिलियत है कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, सब मैंने फोटो आपके लिए लगाई है। अब पहचानिए कौन सी पिक्चर है। ये जो चंद्रयान आप देख रहे हैं, ये 615 करोड़ में बन गया है। आपको बताऊं फिल्म आदि पुरुष की लागत 700 करोड़, यानी चंद्रयान 3 आदि पुरुष से 85 करोड़ सस्ता है। चंद्रयान 2 की लागत हॉलीवुड फिल्म के बजट से भी कम थी। चंद्रयान 3 मिशन की लागत उससे भी लगभग 30% कम है। ये आप देख रहे हैं, ये अवतार का सीन। अवतार 2 का बजट
2000 करोड़ से ज्यादा था, 2000 करोड़, और चंद्रयान 615 करोड़। इस बजट में 3 बार चंद्रयान मिशन पूरा हो सकता है। हॉलीवुड की ये देखिए एक और फिल्म है, हॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म है कैरेबियन ऑफ पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। हॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म 3500 करोड़ में बनी थी, और फिल्म का पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन नाम था, जो 3,500 करोड़ में बनी। मतलब इस बजट में 5 बार चंद्रयान मिशन पूरा हो सकता है। अब सोचिए जरा, हॉलीवुड और बॉलीवुड से कहीं कम पैसों में ये फिल्में बन जाती हैं, और चंद्रयान जो 3 है ये इनसे कहीं कम पैसों में बना। अब मैं बता रहा हूं, दुनिया के जो चंद्रयान मिशन है, वो चंद्रयान मिशन भी कहीं ज्यादा महंगे थे भारत के चंद्रयान के मुकाबले। ये 615 करोड़ का है, और चंद्रयान 3 का बजट, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, आपको बताऊं चंद्रयान 2 का बजट अमेरिका, जब हम भारत का चंद्रयान 2 था 960 करोड़ बजट था, और अमेरिकी मून मिशन पर लागत आई थी 825 लाख करोड़, 825 लाख करोड़, और चीन की चांग-ई 4 पर लागत थी 69 लाख करोड़ से कहीं ज्यादा। नासा के 2024 में चांद मिशन पर 2 लाख करोड़ का खर्च आएगा। सोचिए, हमने 615 करोड़ में बनाया है, ये अगला 24 में जो मिशन तैयार कर रहे हैं चंद्रयान पे, उसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। इसरो ज्यादातर काम इन हाउस करते हैं, काफी तकनीक इसरो खुद विकसित करता है, और इसी वजह से बड़े मिशन में भी कम लागत आती है। इसरो का यह मिशन पूरी तरह से स्वदेशी है। चंद्रयान 2 जो गया था, उसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजे गए थे, और ऑर्बिटर कामयाब रहा, और अब चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है। चंद्रयान 3 में इसरो ने ऑर्बिटर नहीं भेजा है, क्योंकि 2 में ऑर्बिटर भेज चुका था, और वहां ऑर्बिटर पहले से मौजूद है। ऐसे में ऑर्बिटर की पूरी लागत इस बार बच गई है, इसलिए भारत का यह मिशन सस्ता है। अब लोगों के लिए अपने आप में बातचीत का विषय है कि भारत इतने कम पैसों में कैसे चंद्रयान मिशन पूरा कर रहा है। जो लोग इन तस्वीरों को अपनी आंखों में कैद कर रहे थे, इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बन रहे थे, जो वहां श्रीहरिकोटा में मौजूद थे, छात्र और वो लोग जो देख रहे थे, उन्हें सुनिएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, इंडिया के ऊपर प्राउड हो रहा है। इसरो फैमिली ने पूरा टीम वर्क मिलके एक संग इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया है। आई होप 23 अगस्त को सब सही जाए और हम लोग का जो मिशन है वो कामयाब हो जाए। आई फील वेरी प्राउड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जान के कि हमारे इसरो ने, हमारे इंडिया ने इतना बड़ा मिशन किया है, और मुझे होप है कि ये सक्सेसफुल हो और 2023 अगस्त में सब अच्छे से जाओ। I feel very proud that our scientists and our country is doing so good. I feel very proud of my country. Means I am really very proud of the launching of the Chandrayaan 3 and मुझे चंद्रयान इस मिशन से बहुत कुछ मेरी उम्मीदें हैं। ये हमारा जो चंद्रयान 3 अगर ये मून के सरफेस पे गया तो हमारा देश दुनिया में चौथा देश बनेगा जो अपना एक रोवर मून पे भेजा। कोशिश है कि ये तीसरा अंतरिक्ष यात्रा है भारत का चांद पर, तो मैं दृढ़ विश्वास से कहता हूँ कि भारत बिल्कुल चंद्रयान 3 के मदद से मून पर लैंड करेगा। अब मैं आपको बताऊंगा चांद पर आप जमीन खरीद सकते हैं नहीं, कैसे खरीदी जा सकती है ये बताएं। उससे पहले देखिए, जो चांद पर चंद्रयान 3 गया है, उस पर देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी नजर रखे हुए थे। वो क्या कह रहे हैं देखिए। सचिन तेंदुलकर ने जब ये तस्वीरें देखी कि चंद्रयान 3 जा रहा है, तेंदुलकर ने लिखा, इसरो के पेलोड में 1.4 अरब भारतीयों के सपने, गर्व और विश्वास भरा हुआ है। सचिन ने कहा, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हमारे लिए गौरव का क्षण है। सभी वैज्ञानिकों को उनके अथक प्रयासों के लिए बधाइयां, सभी भारतीयों के लिए यादगार दिन है, जय हिंद। अक्षय कुमार ने लिखा, इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं चंद्रयान 3 के लिए। करोड़ों लोग को दिल से दुआ कर रहे हैं इस पल के लिए। अनुपम खेर साहब ने लिखा, भारत चंद्रमा पर तीसरे मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है। इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के लिए शुभकामनाएं। ऊंचा झंडा ऊंचा रहे हमारा, जय हिंद।
रितेश देशमुख ने लिखा, देश को गौरवान्वित करने के लिए इसरो को बधाई। हम सभी देशवासी चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब ये जो आपने देखा और सुना, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, चाहे देश के वो लोग जो वहां देख रहे थे या जो टीवी पर देख रहे थे, वो क्या महसूस कर रहे थे और पाकिस्तान क्या महसूस कर रहा था, इस सब के अलग अब सवाल एक जहन में आता है। ये पृथ्वी है और ये चांद है। क्या चांद पर जमीन खरीदी जा सकती है? हमारा चंद्रयान मिशन तो पहुंच जाएगा। क्या जमीन खरीदी जा सकती है इस चांद पर? कैसे खरीदी जाएगी? अगली तस्वीर दिखाइए। सुशांत सिंह राजपूत की यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। सुशांत के पास ये टेलीस्कोप था, आपको याद होगा, और सुशांत सिंह राजपूत ने चांद पर जमीन खरीदी थी। वो इस टेलीस्कोप से उसे देखा करते थे। यह कैसे संभव है यह भी मैं आपको बताऊंगा। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं चांद पर जमीन कैसे खरीदी जा सकती है। क्या यह मुमकिन है? कौन बेच रहा है जमीन? कितने रुपए में जमीन है? यह भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, वो सुशांत को आप देख रहे हैं और यह चांद आपके सामने आ गया। चांद पर जमीन लेने की खबरें पहले भी आती रही हैं और सुशांत सिंह राजपूत ने भी चांद पर जमीन खरीदी थी। 2018 में इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री से जमीन खरीदी थी, यानी रजिस्ट्री भी होती है। उनकी जमीन, सुशांत की जमीन चांद के सी ऑफ मस्कोवी में स्थित है। देख रहे हैं ऊपर जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ये अलग अलग लोकेशन है, इस पर जमीन खरीदी जा सकती है। सुशांत सिंह राजपूत ने 25 जून 2018 को अपने नाम रजिस्ट्री कराई थी चांद में। जमीन की निगरानी के लिए सुशांत ने एक टेलीस्कोप खरीदा था। आज आपको बताएंगे कि चांद पर कैसे जमीन ले सकते हैं। एक वेबसाइट है, उसका नाम है lunarregistry.com। ऑनलाइन जमीन इस पर ले सकते हैं, lunarregistry.com। आप अपनी पसंद के हिसाब से जमीन ले सकते हैं। वेबसाइट पर अलग अलग लोकेशन है, जैसे देखिए बे ऑफ रेनबो, लेक ऑफ ड्रीम, जो आप झंडे देख रहे हैं, ये अलग अलग लोकेशन है। कहां जमीन खरीदनी, लोकेशन बताइए, उस हिसाब से जमीन ली जा सकती है। सी ऑफ वेपर्स, सी ऑफ क्लाउड जैसे नाम दिखेंगे उस वेबसाइट पर। ये चांद की अलग अलग लोकेशन के नाम हैं। इनमें से किसी लोकेशन पर आप जमीन खरीद सकते हैं। इस वेबसाइट से जमीन खरीदने पर पूरे दस्तावेज भी मिलते हैं, खरीदने का सर्टिफिकेट और रजिस्ट्री भी मिलती है। चांद पर जमीन खरीदना बहुत सस्ता है। 1 एकड़ की कीमत है करीब $34। $34 में 1 एकड़, भारतीय रुपए में इसे बदलेंगे तो 2500 रुपए में 1 एकड़। भुगतान डेबिट, क्रेडिट कार्ड और एप्पल पे से किया जा सकता है या बिटकॉइन से भी इसका भुगतान किया जा सकता है। चांद पर खरीदी जमीन पर आप दावा नहीं कर सकते। 1967 में दुनिया के 104 देशों ने इसके लिए एक समझौता किया था, जिसके तहत अंतरिक्ष की चीजें किसी एक देश की संपत्ति नहीं है। इस समझौते पर भारत के भी हस्ताक्षर हैं। अब सवाल यह है, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो वेबसाइट कौन सी है जिसपे चांद पर जमीन खरीदी जा सकती है। दिखाइए जरा तस्वीर। ये आप देख रहे हैं, लिखा है इसमें, देखिए, वेलकम टू द मून, यानी स्वागत है चांद पर। और ये वो वेबसाइट का पहला पेज है जिसमें आप खरीद सकते हैं। ऊपर देखिए, फुल स्क्रीन जरा इसे लीजिए फिर मैं दिखाऊं। ऊपर लिखा हुआ है, देखिए ऊपर, टॉप बैंड हटाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है, देखिए ये है वेलकम टू द मून, चांद में स्वागत है। ऊपर लिखा है बाय मून प्रॉपर्टी। उसके बाद लिखा है व्हाट यू गेट, यानी कैसे आप चांद पर जमीन खरीद सकते हैं, वो पता चल रहा है इसमें। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या चांद पर घर बन सकेगा? क्या चांद पर जमीन खरीदकर, जमीन खरीदना तो आसान है, 2500 रुपए में एकड़ मिल जाएगी, लेकिन चांद तक जाना इतना महंगा होगा कि कौन जाएगा, कैसे जाएगा? प्रॉपर्टी खरीदना फिर भी आसान है, तो क्या चांद पर घर बनेगा? चांद पर बस्ती बसेगी? सवाल यह है, आपके जहन में भी होगा। चांद पर वैज्ञानिक बस्तियां बसाने की तैयारी कर रहे हैं, सुना भी होगा आपने। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दावा किया 2030 तक चांद पर रहना संभव हो जाएगा और 2030 तक चांद पर घर, ऑफिस बन जाएंगे। शुरुआत में अंतरिक्ष वैज्ञानिक ही चांद पर रहेंगे, यानी जो वैज्ञानिक हैं वही जा पाएंगे, वही रहेंगे शुरुआत में।
वैज्ञानिक चांद से जुड़ी चीजों पर रिसर्च करेंगे वहां जाकर। नासा अपना नया मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है, जो मैंने आपको बताया 2 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च होगा। इसमें पुरुष महिला अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी है और नासा 2024 में आर्टेमिस 2 मिशन को चांद पर भेजेगा। अंतरिक्ष यात्रियों को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की तैयारी है। नासा की टीम करीब 1 हफ्ता चांद पर बिताएगी। टीम चंद्रमा पर पानी की तलाश करेगी। चांद पर वायुमंडल नहीं है तो पानी तलाशेगी क्यों? अगर पानी मिल गया तो यह बहुत बड़ी चीज होगी। दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा का सबसे ठंडा स्थान है। यहां बर्फ के रूप में पानी मिलने की संभावना है। पानी मिलने के बाद चांद पर रहना आसान हो जाएगा। पानी से रासायनिक प्रक्रिया से ऑक्सीजन बनाई जा सकती है और पानी और ऑक्सीजन जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं। अब सवाल यह है कि चंद्रयान पर बस्ती बसेगी तो भविष्य की बात है, लेकिन जो चंद्रयान मिशन इसरो ने तैयार किया है, यह चंद्रयान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इसके चीफ जो है, अगली तस्वीर दिखाइए, यह है चीफ जो कि इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ। क्रेडिट इनको जाता है, श्रेय इनको जाता है इस मेहनत का। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं कि यह जो चंद्रयान गया है यह कब पहुंचेगा। भारत से तो चला गया, लेकिन कितने दिन लगेंगे इसे चांद तक पहुंचने में? अभी 42 दिन लगेंगे, 42 डेज। ये आप देख रहे हैं, ये चांद पर पहुंचेगा और इस तरह से आकर इसके ऊपर एक रोवर आकर रुकेगा। ये सिर्फ आकर रुकेगा, इसके अंदर से ये लैंडर है, ये लैंडर आकर रुकेगा और इसके अंदर से रोवर निकलेगा। चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया है, अभी पृथ्वी की कक्षा में पहुंच चुका है। LVM-3 रॉकेट से सफलतापूर्वक स्थापित किया है और चंद्रयान 3 अब करीब 5 दिन तक पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होगा। सब कुछ सही रहा तो 23 अगस्त को यह चांद पर लैंड कर जाएगा। 23 अगस्त को शाम को 5:47 पर चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर सकता है। चंद्रयान को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया जाएगा, जो मैंने शुरू में आपको बताया। आज से करीब 42 दिन बाद चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच जाएगा। इस दौरान पूरा मिशन 10 अलग अलग चरणों में होगा। इसरो की टीम 24 घंटे चंद्रयान 3 की हर हरकत पर नजर रखेगी, किस वक्त कहां गया है। अब जरा इसरो के चीफ को सुनिए, एस सोमनाथ साहब को। उसके बाद मैं आपको वो सारे चरण बताऊंगा कि कैसे पहुंचेगा, अभी कहां है, 2 दिन बाद कहां होगा, 5 दिन बाद कहां होगा। लेकिन पहले इसरो चीफ को सुनिए। तो एक्साइटिंग जर्नी हमारे लिए ये लॉन्च चंद्रयान 3 अब एक प्रिसाइज ऑर्बिट में लॉन्च किया है, LVM-3 Mark 3 और M4 लॉन्च में। सो हमारा ये आशा है कि हमारे ये ऑर्बिट जो है 170 by 36,500 है, अब धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे तो 33 लाख किलोमीटर अब तक। तो ट्रांसलूनर इंजेक्शन जो होते हैं 1 अगस्त में है। सो अभी तक हमारे 4 अर्थ बर्न इंजेक्शन ऑर्बिट रेसिंग मैन्यूवर्स है, ये तो अच्छी तरह तो पूरा करना है। हमारे सभी इंस्ट्रूमेंट्स को टेस्ट करना है कि अब चंद्रमा तक जाने तक ये सभी अच्छी तरह काम करते हैं। और उसके ये जो रास्ता है धरती से चंद्रमा तक, उसमें कोई करेक्शन जो होने वाला है उसको हमको प्रिसाइज करके मेजरमेंट करना है। इसके लिए हम कई नेशंस का सहारा लेंगे, चाहे यूरोप से, अमेरिका से। सो उनको डिस्कशन करना है, मेजरमेंट करना है। इसके सबके साथ हमको पहले अगस्त 1 में लॉन्च करना है। 4 दिन में वह चंद्रमा पहुंचेगा। उसके बाद उसके ग्रेविटी फील्ड में होंगे कैप्चर करना है, वहाँ भी 3-4 बार उसमें रोटेट करके हमारे ऑर्बिट। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पहुंचेगा कैसे। ये चंद्रयान को समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आपके लिए बहुत सरल तरीके से मैं इसे लाया हूं। चांद पर कैसे पहुंचेगा, ये बाहुबली सवाल ये है। 3 पड़ाव मैं आपको बताऊंगा। पहला हिस्सा धरती पर केंद्रित है और दूसरा चांद के रास्ते पर जाने का है, तीसरा चांद पर पहुंचने का है। 3 हो गए। LVM-3 रॉकेट से सफल लॉन्चिंग हुई है इसकी। अब पहला देखिए, यह बहुत ध्यान से देखिएगा। 16 जब लॉन्च हुआ उसके 16 मिनट बाद यह पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया। देख रहे थे, अब पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा, अभी भी पृथ्वी की कक्षा में है। यह पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। 22 दिन तक पृथ्वी के आसपास ही घूमता रहेगा, 22 दिन।
उसके बाद देखिए जो गोल गोल रेखाएं आप देख रहे हैं, सेमी सर्कल, ये बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी ये पृथ्वी से अपनी दूरी बढ़ाता चला जा रहा है। ऐसे सर्कल में घूमते हुए दूरी बढ़ाता चला जाएगा, कक्षा बदलकर चांद की ओर बढ़ेगा। ये है इसके बढ़ने का तरीका। 6 दिनों में, उसके बाद देखिए इसने एकदम से रूट बदला और चांद की तरफ बढ़ गया। 6 दिनों में ये चांद की कक्षा में आएगा। अब देखिए चांद की कक्षा में 13 दिन चंद्रमा के चक्कर लगाता रहेगा उसी के ऑर्बिट पे। उसके बाद 100 किलोमीटर ऊपर लैंडर अलग हो जाएगा, लैंड करने वाला होगा 100 किलोमीटर ऊपर चांद से, तो लैंडर अलग हो जाएगा। अब क्या होगा? फेज 3 की बात कर रहा हूं। फेज 3 में चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा और इसके बाद लैंडिंग फेज की बारी आएगी। और अब देखिए ये आपके सामने आखिरी तस्वीर होगी। उसके बाद सबसे मुश्किल काम है, मैंने आपको परसों बताया था कि चांद पर वायुमंडल नहीं है, तो इसको लैंड कराना सबसे मुश्किल काम है। सतह पर लैंडर से रोवर अलग हो जाएगा लैंड कराने के बाद। 23 अगस्त की शाम को यह चांद पर उतरेगा। रोवर 14 दिन चांद पर प्रयोग करेगा और ढूंढेगा वो चीजें जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आई हैं। आइए अब मैं वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जब पृथ्वी की कक्षा में ये पहुंचा। ये देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है, पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने की तस्वीर है। चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में जिस वक्त पहुंचा, लिखा है देखिए चंद्रयान 3 अलग हुआ। जो चंद्रयान 3 को प्रमोशन की फुल स्क्रीन लीजिए जरा, कक्षा प्राप्त कर ली गई है। चंद्रयान 3 सैटेलाइट सेपरेटेड, हैंडिंग ओवर टू मिशन डायरेक्टर। दिस इज मिशन कंट्रोल। आप सुन रहे हैं, चंद्रयान 3 को प्रमोशन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है। चंद्रयान 3 सैटेलाइट सेपरेटेड, हैंडिंग ओवर टू मिशन डायरेक्टर। दिस इज मिशन कंट्रोल। चंद्रयान 3 को प्रमोशन, यह भी अपनी आप में बड़ी कामयाबी का हिस्सा था। आप सुन रहे थे, जो वैज्ञानिक थे वो तालियां बजा रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं ये वहां जाकर खोजेगा क्या। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये चांद का एक हिस्सा है और ये आप देख रहे हैं उसके आगे जो आपको ये उड़ता हुआ नजर आ रहा है, यही है लैंडर और इसके अंदर रोवर। ये चांद की कक्षा पर पहुंचने के बाद 100 किलोमीटर पर अलग हो जाएगा। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा और चांद के इस हिस्से में पानी की तलाश करेगा कि आखिर पानी कहां है, दक्षिण ध्रुव पर कौन कौन से खनिज हैं, सतह की रासायनिक संरचना कैसी है। चांद के इस हिस्से में तापमान को लेकर जानकारी जुटाएगा। चंद्रमा की उत्पत्ति की जानकारी मिल सकती है यहां से कि चांद आखिर कैसे आया। चांद के विकास को लेकर जानकारी मिलेगी। नासा के मिशन ने हाइड्रोजन का पता लगाया था चांद पर, और पानी या बर्फ का मिलना बहुत बड़ी सफलता होगी। इससे आगे की कई रिसर्च में मदद भी मिलेगी और भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में विशेषज्ञता चाहता है, साथ ही रोवर को चलाने की काबिलियत हासिल करनी है। यह बड़ी काबिलियत होगी। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लॉन्चिंग के वक्त वहां मौजूद थे इसरो में, जरा सुनिए। हो रहा था उससे पहले देखिए बच्चे पूजा कर रहे थे, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। मिशन कामयाब हो इसके लिए पूजा प्रार्थना हो रही थी। यह उत्तर प्रदेश के कानपुर की तस्वीर है जहां छात्र छात्राएं चंद्रयान के एक नमूने की पूजा कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं इस चंद्रयान 3 मिशन की डायरेक्टर से। अब तक उस चेहरे को आपने नहीं देखा जो इस पूरे मिशन की डायरेक्टर थी, पहली बार आप देखने जा रहे हैं। ये है, इनका नाम है रितु करिधाल। रितु जी इस पूरे मिशन को लीड कर रही थी। आइए इनके बारे में आपको बताऊं, रितु जी ने क्या अहम भूमिका निभाई है इस चंद्रयान 3 मिशन में और यह कितनी बड़ी कामयाबी उस लिहाज से भी है। ये देख रहे हैं आप, मिशन चंद्रयान 3 की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। मिशन को वैज्ञानिक रितु करिधाल लीड कर रही है और रितु मिशन चंद्रयान 3 की डायरेक्टर भी हैं। रितु मंगलयान मिशन में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। मंगलयान मिशन की डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर थी हैं। चंद्रयान मिशन 2 में मिशन डायरेक्टर की जिम्मेदारी थी। रितु करिधाल श्रीवास्तव लखनऊ की रहने वाली है। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से भौतिक में MSc की है और फिर बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान में पढ़ाई की। 1997 में रितु ने इसरो को ज्वाइन किया। 1997 में इसरो में एरोस्पेस में विशेषज्ञता हासिल की। रितु जी ने इसरो के कई मिशन में बहुत अहम भूमिका निभाई है, इसलिए रितु जी को
रॉकेट वुमेन भी कहते हैं। 2007 में यंग साइंटिस्ट अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मिशन की डायरेक्टर क्या कुछ कह रही है, उन्हें सुनिए। जैसे एक आम देशवासी अपनी शुभकामनाएं देता है और उम्मीद रखता है कि सफल हो मिशन, वैसे ही हम भी कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं टीम को, इसरो टीम को, और मिशन सफल हो यही उम्मीद करते हैं। हमको डेफिनेटली लगता है, लगना अब क्या है ना, उस लेवल पे पहुंचने के बाद वो खाली हमारी नहीं रह जाती हैं, वो सभी की हो जाती हैं। तो वो वाला एक है, हाँ ऑब्वियस सी बात है, वो प्राउड तो फील होता ही है कि भाई हमारी बड़ी बहन है इस लेवल तक पहुंची, तो वो प्राउड तो फील होता है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो आप सुन रहे थे जिन्हें ये चंद्रयान 3 मिशन की जो डायरेक्टर हैं रितु करिधाल, उनके भाई थे। जब पूरा देश फक्र में है तो भाई को भी फक्र होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर है, वो भी गर्व करने वाली है। मोदी की डील और ड्रैगन जला। तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में थे। शुरू में मैंने आपको सुनवाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो उन्हें एम्बियंस बढ़ाइए। प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए खुद देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आए, गले लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। प्रधानमंत्री को परेड की सलामी दी गई, जरा ये लीजिए। ये जो परेड की सलामी है ये अद्भुत इसलिए है क्योंकि ये भारतीय टुकड़ी है। फुल स्क्रीन लीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं, सारे जहां से अच्छा की धुन फ्रांस में, सारे जहां से अच्छा। फ्रांस में आप सुन रहे हैं सारे जहां से अच्छा की धुन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बैस्टिल परेड थी, इसमें भारत की टुकड़ी भी शामिल हुई। और ये भारत के लिए कितने फख्र की बात है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा फ्रांस में गूंज रहा है। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक और खास चीज। फ्रांस से है रफाल। रफाल को आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परेड की सलामी के दौरान ये आप देख रहे हैं रफाल उड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। रफाल से ताल्लुक ऐसा है कि रफाल पीएम फिर लेकर आने वाले, पहले जो आए उसके बाद फिर आने वाले। इससे कौन परेशान है, अगली तस्वीर दिखाइए। इनके पसीने छूटे हुए पड़ोसी परेशान है कि भारत की ताकत और बढ़ जाएगी, कुछ और रफाल और पनडुब्बियां आने वाली हैं। जरा रिपोर्ट देखिए। हर चुनौती से निपटने में भारत का अनुभव, भारत का प्रयास दुनिया के लिए मददगार साबित हो रहा है। फ्रांस में मोदी के लिए रेड कारपेट बिछा तो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान के कलेजे पर सांप लौटने लगे। वर्ल्ड ऑर्डर में मोदी और भारत का बजता डंका देखकर पड़ोसी जल भुन जा रहे। एक तरफ वो नई नई साजिश रच रहे हैं तो मोदी नई नई डील कर उनके मंसूबों पर पानी फेरते जा रहे हैं। फ्रांस में मोदी के सामने रफाल उड़ा तो शाहबाज जिनपिंग की नींद उड़ गई, क्योंकि आकाश से समंदर तक मोदी ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि दुश्मन चकराएगा पर भारत से बच नहीं पाएगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस से दरअसल क्या लेकर आने वाले, जिससे चीन और पाकिस्तान परेशान है। वो जो चिड़िया मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये है रफाल। पड़ोसी देख रहे हैं कि अब एक और रफाल आने वाले हैं। भारत ने फ्रांस से 90,000 करोड़ की डिफेंस डील की है। 90,000 करोड़, इतनी बड़ी डील से चीन पाकिस्तान बौखलाए हुए। आपको बताऊं क्योंकि इस डील से भारत की सामरिक ताकत और बढ़ जाएगी। इस डील से भारत को 26 रफाल मरीन मिलेंगे, यानी ये रफाल विमान वॉरशिप में तैनात होंगे
भारत को 3 स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन भी मिलेगी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की नेवी और मजबूत हो जाएगी। मतलब पाकिस्तान और चीन की परेशानी और बढ़ने वाली है। वैसे भी भारत हथियार का सबसे बड़ा खरीदार है और फ्रांस के साथ उसका रक्षा सौदा और भी खास है। भारत के विरोधियों को फ्रांस कोई हथियार नहीं देता है। फ्रांस की डील की खासियत यह है, अगर आपके साथ डील कर ली तो आपके विरोधी को फिर हथियार नहीं देगा, आपके दुश्मन को। वो भारत विरोधियों के साथ मंच भी साझा नहीं करता है। यानी भारत से दुश्मनी उसके पड़ोसियों को बहुत महंगी पड़ेगी। भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर पहले रूस था। रूस से ही भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदता था, लेकिन 5 साल में इसमें 47% की गिरावट हुई। अब फ्रांस भारत का सबसे भरोसेमंद साझेदार बन गया है। 5 साल में भारत ने फ्रांस से 10 गुना ज्यादा हथियार खरीदे। पोखरण परमाणु परीक्षण के वक्त फ्रांस ने भारत का साथ दिया था, जबकि अमेरिका समेत कई देश भारत के खिलाफ हो गए थे। मतलब फ्रांस भारत के बीच संबंध डिफेंस डील से ज्यादा मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 साल हो चुके हैं। अब आपको सुनवाता हूं, पाकिस्तानी भी देख रहे थे जब प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में थे, उन्हें सम्मान मिल रहा था, परेड में शामिल हो रहे थे, रफाल डील हो रही थी। सुनिए पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं इस पर। इंडिया देखे दुनिया के अंदर ना एक अच्छा उनका इंप्रेशन है, ठीक है, अमीर आदमी है, बड़ी मार्केट है। देखे ना पाकिस्तान की इकानमी कितनी ज्यादा गिरती जा रही है, कर्जा हम पे बढ़ता जा रहा है। जहाँ भी जाते हैं दूसरी बात बाद में करते हैं, पहले कर्जा, ठीक है। तो उन्होंने क्या हमें प्रोटोकॉल देना, उन्हें भी यही है कि भीख मांगने आ रहे हैं। अब इंडिया की इकोनॉमी टॉप 5 में आ चुकी है, टॉप 5 में आ चुकी है और उनको वहाँ पर स्टेट डिनर दिया गया है, ठीक है। उनकी इन्वेस्टमेंट है और अमेरिका की भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट है। इंडिया भी साथ उनके साथ ट्रेड कर रहा है। अब इलॉन मस्क की मीटिंग हुई है उसके साथ, नरेंद्र मोदी के साथ। तो वो एक उन्होंने अपना पॉलिसी बनाई हुई है बिजनेस की कि वो आए हमारे साथ बिजनेस करें, हम आपके लिए पॉलिसीज को ईजी करेंगे ताकि आप खुल के बिजनेस करें। पाकिस्तान में यही है कि खुल के बिजनेस करने दिया नहीं जा रहा है, ठीक है। झगड़ा हुआ है, नैब आ जाता है, FIA आ जाती है इस वजह से। तो आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस से लेकर आएंगे। एक रफाल जो मैंने आपको बताया, अब एक और बड़ी चीज है जो भारत की सबसे ज्यादा ताकत बढ़ाएगी। अगली तस्वीर दिखाई, यह है सबमरीन। फुल स्क्रीन लीजिए। सबमरीन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आएंगे और इससे भारत की ताकत कितनी बढ़ेगी, क्योंकि पड़ोसी मुल्कों के पास भी सबमरीन है। पाकिस्तान पे बताऊं, आपके पास जो सबमरीन है उसके पास उसकी बैटरी भी नहीं है शायद, उसके बारे में आपको तफसील से बताऊंगा आगे। लेकिन अभी देखिए जरा वायुसेना में ताकत कितनी भारत की बढ़ने वाली है रफाल आने के बाद। जो 36 पहले आए थे वो दूसरे थे और ये दूसरे। भारत के पास पहले से 36 रफाल विमान मौजूद है और भारत ने ये विमान वायुसेना के लिए खरीदे थे। ये चीन के फाइटर जेट J-20 से ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान के F-16 भी इसके आगे नहीं टिकता है। जम्मू, लद्दाख और तवांग में गरज चुके हैं रफाल विमान। मतलब चीन पाकिस्तान सीमा भी पर ये तैनात हो सकते हैं। वायुसेना में भारत की ताकत से दुश्मन परेशान है। समंदर में भारत के खिलाफ साजिश होती रहती है और चीन के 3 से 6 वॉरशिप हमेशा समंदर में तैनात रहते हैं। इनमें फाइटर जेट की भी तैनाती होती है। मतलब समंदर से भारत को घेरने का प्लान रहता है। रफाल मरीन के आने से उसे तगड़ा झटका लगेगा। भारत को जो 26 रफाल मरीन मिलने वाले हैं वो INS विक्रांत युद्धपोत पर तैनात होंगे। ये फाइटर जेट 200 मीटर की स्ट्रिप पर उतर सकेंगे और 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं। अपने साथ 10,000 किलो के हथियार ले जा सकते हैं। 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकते हैं। मरीन रफाल के विंग फोल्डेबल यानी मुड़ भी सकते हैं, इसके जो पर है। मतलब हालात के हिसाब से यह खतरनाक हो सकता है और इसलिए चीन पाकिस्तान परेशान है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सिर्फ रफाल नहीं, अब जरा सबमरीन की तस्वीर देखिए। यह आप देख रहे हैं सबमरीन आपके सामने आ गई हैं। यह देखिए जरा, भारत को 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन मिलेंगी। यह पनडुब्बी भारत की समुद्री ताकत और बढ़ाएगी, क्योंकि भारत के पास अभी 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी हैं। बाकी पनडुब्बियां पुरानी हो चुकी हैं, स्कॉर्पियन क्लास की नहीं है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन खुफिया मिशन में काम आती हैं और ये 50 दिन तक पानी के भीतर रह सकती हैं। पानी के अंदर 1000 किलोमीटर तक जा सकती हैं।
पानी के अंदर यह समुद्री सुरंग बिछाने में सक्षम है। इससे एंटी शिप मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। इसमें 8 अधिकारी और 35 नाविक जा सकते हैं। इसलिए चीन पाकिस्तान इस डील से परेशान है। पाकिस्तान तो सबमरीन के क्षेत्र में काफी पीछे, उसकी कई पनडुब्बियों में बैटरी तक नहीं है। सोचिए, हाल में उसने ग्रीस से बैटरी पर बात की, लेकिन ग्रीस ने उसे बैटरी देने से मना कर दिया। सबमरीन के क्षेत्र में चीन जरूर मजबूत है, लेकिन भारत की बढ़ती ताकत से वो परेशान और बौखलाया हुआ है। सुनिए जरा कर्नल शैलेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं भारत की इस बढ़ती ताकत पर। दूसरे को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, 100 साल पुरानी एक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। और जिस तरीके के एग्रीमेंट्स, स्पेशली डिफेंस एग्रीमेंट्स, राफेल से लेकर स्कॉर्पियन पनडुब्बी से लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर, ये सारी बातों से मुझे लगता है कि भारत अपनी लकीर ऊंची कर रहा है। ये सारी चीज़ें एक गिल्टी कॉन्शियसनेस लेकर आता है पाकिस्तान और चाइना में। उन्हें घबराहट है, उन्हें बौखलाहट है, उन्हें एक तरीके से वो रेस में पीछे रह जा रहे हैं। दुनिया आगे बढ़ रही है। तो आपने देख लिया कि पड़ोसी कितने परेशान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस से क्या क्या लाने वाले हैं जो भारत की सैन्य ताकत बढ़ाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात देश की राजधानी दिल्ली की। डूबती दिल्ली और तैरती सियासत। देश की राजधानी दिल्ली में बेशक बारिश नहीं हो रही, लेकिन पानी देखिए। ये दिल्ली की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पानी सड़कों पर भरा हुआ है। ये लाल किले का हिस्सा आप देख रहे हैं पीछे का, जहां पानी आ चुका है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, ये एरियल व्यू है। देखिए कहां से कहां तक पानी भर चुका है। ये देखिए, ये सब यमुना का पानी। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये यमुना बाजार की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। रिक्शे डूब गए, गाड़ियां डूबी हुई खड़ी हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये यमुना नदी की तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है और सिर्फ सियासत ये हो रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी जिम्मेदार है, बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, और पिस रहे हैं दिल्ली के लोग। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली डूब रही है। दिल्ली में हाहाकार मचा है। जिस दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने पेरिस बनाने का सपना दिखाया था, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की जुमलेबाजी कर, आपकी सियासत को बेचकर सत्ता तक पहुंचे थे, वो दिल्ली आज यमुना में समा गई है। यहाँ तक पानी आ चुका है, गर्दन तक पानी आ चुका है। ये स्थिति राजघाट की, आप सोचिए दिल्ली की स्थिति है। ये राजधानी है, ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है, जहाँ पर इस कदर जो लेवल है पानी का, वो आपको नजर आ रहा होगा। और दिल्ली के जो दूसरे इलाके हैं, वहाँ पर भी लगातार पानी भरा हुआ है। दिल्ली के कोने कोने में यमुना का पानी घुस गया है। यमुना किनारे के इलाके डूब गए हैं। सड़कों पर नाव चल रही है। बापू का समाधि स्थल पानी में तैर रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक पानी पहुंच गया है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी सियासत में लगी है। आपने एक वीडियो जारी कर इसे बीजेपी की साजिश बताया। वीडियो बनाने वाला कौन है, आम आदमी पार्टी को भी नहीं पता। यह वीडियो कितना विश्वसनीय है, इस पर भी आम आदमी पार्टी कोई दावा नहीं कर रही, लेकिन बीजेपी ने साजिश रची है। आपने यह दावा कर दिया। अब दिल्ली के हालात मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तीन बच्चों की मौत हो गई है। पानी इतना ज्यादा था इस वजह से। दिल्ली के हालात देखिए क्या है। ये देख रहे हैं आप, यही हाल है दिल्ली की सड़कों के। दिल्ली में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। यमुना किनारे का इलाका डूब चुका है। दिल्ली की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। रोजगार, व्यापार, यातायात सब प्रभावित हो रहा है। स्कूल, दफ्तर, संस्थान, दुकान सब बंद है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। केजरीवाल ने खुद हाथ खड़े कर दिए हैं। केंद्र सरकार उनकी मदद कर रही है। एनडीआरएफ की दर्जनों टीमें मदद में जुटी हुई हैं। दिल्ली वालों की मदद में सेना लगाई गई। केजरीवाल की मांग पर सरकार ने सेना भेज दी है। केंद्र सरकार ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल सियासत में लगे, बीजेपी पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं।
कह रहे हैं बीजेपी ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची है और उसकी साजिश की वजह से ही दिल्ली में हालात खराब हुए हैं। यह हाल है दिल्ली का। और आइए आपको बताते हैं बात पते की में क्या है खास। आज हम आपको बताने जा रहे हैं न्यूजीलैंड की ओटागो यूनिवर्सिटी में एक शोध में दावा किया गया है सर्जरी से पहले फिटनेस परीक्षण लाभदायक है। दिल दिमाग ज्यादा तेजी से काम करते हैं अगर सर्जरी से पहले आप व्यायाम करते हैं। मरीज की कोशिकाएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं और व्यायाम करने से फेफड़े और मजबूत हो जाते हैं। सर्जरी के वक्त सांस की दिक्कत नहीं होती है और सर्जरी से पहले अभ्यास से रक्त प्रवाह सही रहता है। मरीज बीमारी और ऑपरेशन से जल्दी उबरते हैं। 2 घंटे से ज्यादा के ऑपरेशन पर रिसर्च हुई है। ये तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।